नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास में आज हमारा ये 15वां लेक्चर है और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे टिहरी राज्य आंदोलन के बारे में। देखो, टिहरी रियासत के बारे में हमने चर्चा की थी और कहीं ना कहीं टिहरी रियासत एक अलग हो गई थी। एक तो था उस समय ब्रिटिश उत्तराखंड, ठीक है, जिसमें ब्रिटिश गढ़वाल था और ब्रिटिश कुमाऊं थी। और एक था टिहरी रियासत जहाँ पे पंवार वंश के शासक यानी टिहरी के शासक वहां पे शासन कर रहे थे। तो हम अभी तक लगातार जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसके बारे में हमने मोस्टली अभी तक चर्चा की, ठीक है, क्योंकि टिहरी रियासत के बारे में मैंने आपको टिहरी रियासत के शासकों के बारे में बताया था। लेकिन अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे टिहरी राज्य में कौन कौन से आंदोलन हुए। तो टिहरी रियासत में वन प्रबंधन, वनों की क्या स्थिति और जो प्रमुख वन आंदोलन हुए इनके बारे में चर्चा करेंगे। टिहरी राज्य आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और उत्तराखंड की स्थिति क्या थी उस समय और भारत छोड़ो आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े उत्तराखंड में, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टिहरी राज्य आंदोलन यानी टिहरी रियासत, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि टिहरी रियासत अलग हुआ करता था। जो गढ़वाल था वो दो हिस्सों में बंट चुका था, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत। टिहरी रियासत में किनका शासन था? जो पंवार वंश के राजा थे, जिनकी राजधानी पहले श्रीनगर हुआ करती थी। बाद में सुदर्शन शाह के शासनकाल में इनकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? टिहरी में, पुरानी टिहरी जिसको हम कहते हैं, आज तो नहीं टिहरी क्योंकि पुरानी टिहरी डैम में समा चुकी है, वो डैम में डूब चुकी है। तो वहाँ पे इनकी राजधानी हुआ करती थी टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत में जो भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब टिहरी रियासत की स्थापना होती है, देखो टिहरी रियासत की स्थापना कैसे होती है। 1815 में जब ब्रिटिश यहाँ पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, यहाँ से गोरखाओं को भगा देते हैं। तो 1815 में अंग्रेज क्या करते हैं, सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत का राजा घोषित करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सकलाना क्षेत्र है इसको ये टिहरी रियासत में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जब अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध क्या किया था, युद्ध किया था, तो उस समय सकलाना पट्टी के दो मुआफिदार थे, शिवराम और काशीराम। क्या था इनका नाम? शिवराम और काशीराम। ये दोनों दोस्तों क्या करते हैं, ब्रिटिश सेना की काफ़ी मदद करते हैं, ब्रिटिश सरकार की काफ़ी मदद करते हैं। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि जो सकलाना क्षेत्र था इसको शिवराम को और काशीराम को सौंप देती है। अब शिवराम और इस काशीराम ने दोस्तों अपनी शक्ति का यहाँ पे दुरुपयोग किया और जो सकलाना की जनता थी उस पर तरह तरह के कर लगाने शुरू कर दिए, सकलाना की जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, जनता के द्वारा विद्रोह शुरू किया जाता है और देखने को मिलता है सकलाना में अठूर विद्रोह। तो टिहरी रियासत के सकलाना में दोस्तों, क्योंकि बाद में सकलाना को भी टिहरी रियासत में शामिल किया जाता है, तो अठूर विद्रोह देखने को मिला था 1851 में। और अठूर विद्रोह का कारण क्या था? तो तिहाड़ कर के विरोध में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, तिहाड़ कर के विरोध में शुरू हुआ था अठूर विद्रोह सकलाना में। और इसका नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकता है कि टिहरी रियासत के अठूर विद्रोह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? श्री बद्री सिंह असवाल नामक व्यक्ति ने अठूर विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। उसके बाद दोस्तों एक प्रमुख विद्रोह था टिहरी रियासत का अठूर विद्रोह। उसके बाद एक बार दोबारा पुनः अठूर विद्रोह देखने को मिलता है 1861 में। लेकिन टिहरी रियासत में 1861 में 12 आना भूमि व्यवस्था लागू की जाती है और ये विद्रोह दबाया जाता है। तो इस प्रकार से अठूर विद्रोह, जो कि एक प्रथम विद्रोह था टिहरी रियासत में 1851 में, विशेष तौर पर ये देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे टिहरी रियासत में वन प्रबंधन एवं प्रमुख आंदोलन की। किस प्रकार से टिहरी रियासत में वन प्रबंधन किए जाते हैं, वन कानून लागू किए जाते हैं और उन कानूनों के विरोध में फिर यहाँ की जो जनता है उनके द्वारा आंदोलन देखने को मिलते हैं। एक चीज़ आपको विशेष तौर पर नोट करनी होगी कि जब टिहरी रियासत बनी थी तो तत्कालीन जो टिहरी नरेश थे सुदर्शन शाह, इन्होंने भी विल्सन को क्या दिया था? पट्टे पर या ठेके पर या लीज पर विल्सन को वनों का ठेका दिया था। और सुदर्शन शाह के बाद जो राजा बनते हैं भवानी शाह,
भवानी शाह, इन्होंने भी विल्सन को क्या दिया था, वनों को ठेके पर दिया था। भवानी शाह 1860 के आसपास देता है विल्सन को, विल्सन एक अंग्रेज था, विल्सन को क्या देता है, वनों को लीज पर ठेके पे देते हैं भवानी शाह 1860 को। इससे पहले सुदर्शन शाह ने भी विल्सन को क्या दिया था, वनों को लीज पर दिया था। अब इसमें क्या होता है कि देखो विल्सन एक अंग्रेज था और अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, वनों का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया, यानी ठेकेदारी का इसका फायदा उठाया और अपनी मनमर्जी से वनों का कटान या वनों का दोहन करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने आपको जब ब्रिटिश वन प्रबंधन के बारे में बताया था, ब्रिटिश सरकार उत्तराखंड में या संपूर्ण देश में क्या करती है, वन व्यवस्था लागू करती है, वन कानून लागू करती है। और इसी प्रकार से टिहरी में भी दोस्तों वन विभाग की स्थापना होती है 1885 में। अब दोस्तों मैंने वहाँ पे जब मैंने ब्रिटिश शासन के बारे में बताया था आपको, तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब होती है और कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब होती है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कुमाऊं वन विभाग, कुमाऊं वन विभाग, साथ ही साथ गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैंने आपको कई बार आपको बता चुका हूँ। तो ये आपको याद होना चाहिए, कमेंट में दोनों दोस्तों आपको कमेंट करना है और बताना है कि कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब होती है, ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब होती है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे टिहरी वन विभाग की स्थापना होती है इसी क्रम में 1885 में। अब जब वन विभाग की स्थापना होती है तो यहाँ पे भी वन कानून लागू किए जाते हैं। टिहरी वन विभाग के प्रथम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है यहाँ से, पंडित केशवानंद टिहरी वन विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब टिहरी में वन विभाग की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए यहाँ पे टिहरी के राजा ने वन विभाग की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अब यहाँ पे वन कानून लागू किए जाएंगे और मन मर्जी से कोई वनों की कटाई नहीं कर सकता है, वनों का दोहन नहीं कर सकता है। लेकिन इससे दोस्तों यहाँ की जो सामान्य जनता थी, जो यहाँ की जनता थी, जो जिनकी रोजी रोटी किन पर चलती थी, वनों पर आश्रित थी। यानी देखो जो ग्रामीण इलाके के जो लोग थे वो तो वनों पर आश्रित रहते थे, उनके जो पशु थे, पशुधन हुआ करते थे, वो वनों पर चराई के लिए उनको वो ले जाते थे। साथ ही साथ चारा, लकड़ी, ये सारा कहाँ से प्राप्त करते थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग वनों से प्राप्त करते थे। अब जब वन कानून लागू किए गए हैं तो ये सबके लिए लागू किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे दोस्तों, इनको भी, इनके पशुओं को भी वनों में जाने पर प्रतिबंधित किया गया। और सामान्य जनता, यदि उनको वनों से संबंधित कुछ प्रोडक्ट, कुछ उत्पाद चाहिए थे तो उनको भी प्रतिबंधित किया गया था। और इसका यहाँ पे जब वनों से संबंधित नियम बनाए गए तो स्थानीय जनता के मन में रोष यहाँ पे दोस्तों उत्पन्न हो जाता है। और जब स्थानीय जनता में रोष उत्पन्न हो जाता है तो यहाँ पे होने लग जाते हैं विद्रोह। तो वनों से संबंधित जो ये वन नियम लागू किए गए थे, इन पर प्रथम विद्रोह जो होता है टिहरी रियासत में 1906 में देखने को मिलता है। 27 दिसंबर 1906 को टिहरी के चंद्रबदनी के आसपास, चंद्रबदनी कहाँ है, ये टिहरी में है, तो टिहरी के चंद्रबदनी के आसपास दोस्तों क्या होता है, वनों का निरीक्षण करने और उन वनों को आरक्षित करने के लिए कुछ अधिकारी जाते हैं 27 दिसंबर 1906 को। और स्थानीय लोगों ने इन अधिकारियों पर आक्रमण किया, उनको वहां से वो भगाते हैं और उन वनों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। यानी स्थानीय लोगों का मानना था कि ये वन हमारे हैं और हमें इन पर अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी सही थे दोस्तों, क्योंकि देखो जब टिहरी रियासत के राजा जब अंग्रेजों को ठेके पर वन दे रहे थे तो उन्होंने तो अंधाधुंध कटाई की। स्थानीय लोग तो अंधाधुंध कटाई नहीं करते थे, तो अंधाधुंध कटाई पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो स्थानीय जनता है, उनकी जो जीविका चलती है वो वनों से संबंधित है। आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को देखते होंगे, वो वनों से काफ़ी प्रेम करते हैं, अपनी मतलब जो उनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो वनों का प्रयोग करते हैं। स्थानीय जनता ने ही दोस्तों समय समय पर वनों की रक्षा की। आप उदाहरण दे सकते हैं, अगर हम उत्तराखंड में बात करें, चिपको आंदोलन इसका सबसे प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है, जहां एक और सरकार ठेकेदारों को वनों पर खुली छूट देती है काटने के लिए, वहीं सामान्य जनता दोस्तों समय समय पर इन्होंने पेड़ों की रक्षा की है।
ठीक है, तो उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्यावरणविद हैं जिन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण जीवन दिया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसलिए यहाँ पे प्रथम विद्रोह देखने को मिलता है 27 दिसंबर 1906 को टिहरी के चंद्रबदनी के आसपास। लेकिन इस विद्रोह में कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, कोई बड़ा ही विद्रोह नहीं था। लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कांड होता है तिलाड़ी और रवाई कांड के नाम से, जिसको जाना जाता है 30 मई 1930 को। तिलाड़ी और रवाई ये वर्तमान में कहाँ है? ये आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, अब उत्तरकाशी जब जनपद बना, अब इसको उत्तरकाशी में रखा गया है, लेकिन उत्तरकाशी जनपद भी पहले टिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो तिलाड़ी, अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाता है कि तिलाड़ी और रवाई कांड किस जनपद में हुआ था, और ऑप्शन आते हैं उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून और आपका हो गया पौड़ी आ गया, तो तब आपको क्या करना है, क्योंकि वर्तमान में ये उत्तरकाशी में स्थित है और उस समय ये टिहरी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली, टिहरी, अधिकांश हिस्से ये टिहरी रियासत के उसमें आते थे, सीमा में आते थे। तो तिलाड़ी और रवाई कांड दोनों एक ही हैं, और ये कब हुआ था? 30 मई 1930 को। इसका प्रमुख कारण क्या था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्चुअली होता यह है कि ये भी माना जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1930 में जाड़ों के दिन थे और संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर था मेलकम हेली। संयुक्त प्रांत का जो गवर्नर था मेलकम हेली, ये नरेंद्र नगर में अस्पताल की नींव रखने आया था। इस समय राजा कौन था? तो वो था नरेंद्र शाह। ठीक है, क्वेश्चन में बन सकता है कि तिलाड़ी या रवाई कांड के समय राजा कौन था? तो वो था दोस्तों नरेंद्र शाह, और नरेंद्र शाह का दीवान कौन था? चक्रधर जुयाल। तो जो संयुक्त प्रांत का यहाँ पे गवर्नर हुआ करता था, संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है, तो मेलकम हेली हुआ करता था। मेलकम हेली आया था नरेंद्र नगर में अस्पताल की नींव रखने, और यहाँ पे जनता को नरेंद्र नगर पहुंचने की आज्ञा हुई थी राजा के द्वारा। यानी राजा ने कहा था कि समस्त जनता को मेलकम हेली के स्वागत में यहाँ पे आना है। और वहाँ पे दोस्तों रवाई और अन्य प्रांतों के लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन उनके साथ बिल्कुल वहाँ पे बदसलूकी की गई थी, उनका बिल्कुल वहाँ पे आदर नहीं किया गया था। इसलिए दोस्तों रवाई की जनता जो थी, इनके मन में एक असंतोष उत्पन्न हो जाता है। ये कारण भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, अब जब असंतोष उत्पन्न हो जाता है तो फिर रवाई की जो जनता थी, ये यहाँ पे जो वन नियम, जो नई एक वन नीति लागू की जाती है 1927-28 के आसपास, टिहरी के राजा नरेंद्र शाह द्वारा एक नई वन नीति लागू की जाती है। इसके विरोध में जो ये रवाई की जनता है, ये अपना विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब जब ये 1927 और 28 के आसपास ये नई वन नीति लागू की गई थी टिहरी के तत्कालीन राजा नरेंद्र शाह के द्वारा, तो इसका विरोध का महत्वपूर्ण कारण क्या था, ये आपको समझना होगा। विरोध का महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों सीमाकरण। यानी इस नई वन नीति के माध्यम से राजा ने क्या किया? वनों का सीमाकरण कर दिया। माने कोई गांव है और इस गांव के आसपास को जो ये वन है, इसको भी क्या कर दिया गया? संरक्षित कर दिया गया, और यहाँ पे लोगों को आने जाने से प्रतिबंधित किया गया। यहाँ तक कि दोस्तों जो जनता थी, उनके पशुओं के बांधने के जो स्थान हुआ करते थे, क्योंकि अभी भी आपने देखोगा ये गांव है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग अच्छे से समझते होंगे कि गौशालाएं बनाई रहती है लोगों ने दूर दूर तक, और कहाँ बनाई रहती है? जो जहाँ उनके खेत रहते हैं, क्योंकि अगर खेतों के आसपास गौशालाएं बनाएंगे, मतलब पशुओं को रहने के लिए घर बनाएंगे, तो फिर वहाँ पे गोबर इकट्ठा हो जाएगा, फिर खेतों में डालना बड़ा आसान होता है। अब ये क्षेत्र भी दोस्तों किस में आ गए? वन संरक्षित क्षेत्र में आ गए। यानी यहाँ पे भी वो अपने पशुओं को नहीं ला सकते हैं। तो मतलब सीमाकरण बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया नरेंद्र शाह ने, इसका बहुत विरोध किया, और सबसे बड़ा विरोध देखने को मिलता है रवाई में, जिसको तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। अब ये जो तिलाड़ी कांड होता है, तो यहाँ पे कब देखने को मिलता है? 30 मई 1930 को। और किस नदी के तट पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकता है कि तिलाड़ी कांड या रवाई कांड किस नदी के तट पर हुआ था? यमुना नदी के तट पर, तिलाड़ी के मैदान में। तो इसलिए इस रवाई कांड को तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्य उद्देश्य यानी क्यों हुआ था ये कांड?
क्यों हुआ था ये विद्रोह? तो वन नीति के विरोध करने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है यहाँ पे, और वन नीति का ये भीड़ क्या करती है? विरोध करती है। अब जब भीड़ इकट्ठा होती है तो यहाँ पे तत्कालीन जो नरेंद्र शाह थे टिहरी रियासत के राजा, ऐसा भी माना जाता है कि वो उस समय विदेश गए थे। नरेंद्र शाह का इस कांड के पीछे कोई भी हाथ नहीं था, ऐसा भी माना जाता है, इतिहासकार ये भी मानते हैं। लेकिन नरेंद्र शाह के जो दीवान थे वो थे चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल दोस्तों यहाँ पे पहुंचते हैं और इस निहत्थी जनता पर क्या चलाते हैं? गोली चलाने का आदेश देते हैं। तो ये ऐसी घटना थी दोस्तों, जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, वहां पे जनरल डायर द्वारा गोली चलाई जाती है, तो उसी प्रकार से टिहरी रियासत के रवाई में यहाँ पे ये कांड देखने को मिलता है। चक्रधर जुयाल द्वारा निहत्थी जनता पर गोली चलाई जाती है और यहाँ पे अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें कि कितने लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे, इस हत्याकांड में मारे गए लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, ठीक है, यूपी सरकार के अनुसार 200 लोग इसमें मारे गए थे। एक इतिहासकार है सुरेंद्र चंदोला, उनके अनुसार 300 लोग इसमें मारे गए थे, जबकि जो टिहरी रियासत की रिपोर्ट थी उनके अनुसार केवल 4 व्यक्ति यहाँ पे मारे गए थे। तो खैर उस समय टिहरी रियासत की बदनामी के कारण टिहरी रियासत को शायद ये रिपोर्ट देनी पड़ी कि सिर्फ 4 व्यक्ति ही मारे गए थे, ठीक है, क्योंकि जब अंधाधुंध गोली चलती है और निहत्थी भीड़ है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे उनकी हत्याएं हुई होगी। तो ये एक इतिहास का प्रश्न है कितने लोग मारे गए होंगे, लेकिन दोस्तों काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे और ये एक काफ़ी क्रूर हत्याकांड इसको माना जाता है टिहरी रियासत का। इसलिए यहाँ पे चक्रधर जुयाल को टिहरी का जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है और तिलाड़ी या रवाई कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड, तिलाड़ी और रवाई कांड, और टिहरी का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल किसका दीवान था? तो वो था यहाँ पे नरेंद्र शाह का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों रवाई कांड आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा और टिहरी रियासत में किस प्रकार से वन प्रबंधन लागू किए जाते हैं, वन कानून लागू किए जाते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे आंदोलन देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे टिहरी रियासत का जो आंदोलन होता है, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है श्रीदेव सुमन की। जानते हैं दोस्तों श्रीदेव सुमन की क्या भूमिका रही है टिहरी राज्य आंदोलन में। इससे पहले श्रीदेव सुमन के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीदेव सुमन का जन्म होता है 25 मई 1916 को। इनका जन्म स्थान है जोलगांव, जो कि चंबा के नजदीक स्थित है, टिहरी जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम है हरिराम बडोनी, इनकी माता का नाम है श्रीमती तारा देवी और इनकी पत्नी का नाम है विनय लक्ष्मी। और श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब होती है? 25 जुलाई 1944 को। तो अभी हम डिटेल्स में इनके बारे में जानेंगे। तो श्रीदेव सुमन, देखो क्या होता है कि दिल्ली में होती है अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन। अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में कब होता है? 20 मार्च 1938 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पे पर्वतीय लोगों की समस्या को रखा जाना था। तो दिल्ली में इस अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का जब आयोजन होता है तो इसमें उत्तराखंड से 2 व्यक्ति भाग लेते हैं। एक तो लेते हैं श्रीदेव सुमन और दूसरे कौन लेते हैं? बद्रीदत्त पांडे। यानी अगर कुमाऊं से पूछा जाता है तो बद्रीदत्त पांडे भाग लेते हैं और गढ़वाल से कौन भाग लेते हैं इस सम्मेलन में? श्रीदेव सुमन भाग लेते हैं। और ये दोनों व्यक्ति यहाँ पे पर्वतीय लोगों की समस्याओं को रखते हैं। उसके बाद दोस्तों श्रीनगर सम्मेलन होता है। एक श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट ये सम्मेलन है, मई 1938 को, ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि जो ये श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसकी अध्यक्षता किसने की? इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग लगातार सवाल भी करते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कुछ बुक्स में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू दिया गया है और कुछ बुक्स में यहाँ पे प्रताप सिंह नेगी दिया गया है, प्रताप सिंह दिया गया है। अब मैंने जब आप पिछली वीडियो बताई थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन सही है, ठीक है। तो प्रताप सिंह नेगी की अगर जहाँ बात है, जो अजय रावत की बुक है, प्रसिद्ध बुक है उत्तराखंड की, विश्वसनीय बुक आप कह सकते हैं। और भले देखो इतिहास में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं उत्तराखंड के इतिहास में जो किसी भी इतिहासकार द्वारा सही तरीके से उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि सटीक क्या होगा, क्योंकि कुछ इतिहासकार यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, कुछ इतिहासकारों ने अपनी बुक्स में प्रताप सिंह को दिया गया है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है, तो आपको भी फिलहाल जवाहरलाल नेहरू लिखना है। और आप वैसे भी आप समझ सकते हो कि जो भी ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं वो आयोग द्वारा काटे जाते हैं। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही नहीं जाने चाहिए।
आपने देखो हाल ही में यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसमें भी 12 मार्क्स दिए गए हैं बोनस, 12 मार्क्स। और किन क्वेश्चन पे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं। अब देखो इन 12 मार्क्स में ये दिक्कत होती है कि जिनको नहीं आते हैं उनको भी उसका क्या मिल गए, बोनस अंक मिल गए। जिनको आते भी थे उनको यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिला है, उनके लिए वो बोनस मिलना और ना मिलना बराबर है क्योंकि उनको वो आता था। तो इसलिए दोस्तों वैसे आयोग को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए। खैर दोस्तों हम अपने लेक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पे मई 1938 को श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है और यहाँ पे श्रीदेव सुमन ने सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग रखी थी। श्रीदेव सुमन ने किस सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग रखी थी? वो रखी थी श्रीनगर सम्मेलन में 1938 में। ठीक है, मैं श्रीदेव सुमन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे इससे पहले तो पृथक राज्य आंदोलन की मांग लगातार चलती हुई आ रही थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1938 में श्रीदेव सुमन ने गढ़देश सेवा संघ नामक संगठन बनाया। काफी महत्वपूर्ण संगठन था गढ़देश सेवा संघ नामक संगठन 1938 में। और इस गढ़देश सेवा संघ नामक संगठन का नाम दोस्तों बाद में क्या पड़ता है? इसका नाम पड़ता है हिमालय सेवा संघ। ठीक है, हिमालय सेवा संघ। ये गढ़देश सेवा संघ का नाम बाद में क्या पड़ता है? हिमालय सेवा संघ पड़ता है। इसकी ये संगठन कब बनाया जाता है? 1938 में श्रीदेव सुमन द्वारा। उसके बाद टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। ये इंपॉर्टेंट है और इसके मैं आपको यही बताऊंगा अभी कि इसकी स्थापना होती क्यों है। मेरा उद्देश्य है दोस्तों आपको हर चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि जो भी यहाँ पे संगठन बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 को। कहाँ होती है? देहरादून में होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती कहाँ है? तो देहरादून में होती है। इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे? श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन को मंत्री बनाया गया था, इस संगठन का मंत्री बनाया गया था श्रीदेव सुमन को। साथ साथ इसमें गोविंद राम भट्ट, तोताराम गिरोला, महिमानंद डोभाल, श्यामचंद्र नेगी, ये कुछ प्रमुख सदस्य टिहरी राज्य प्रजामंडल के सदस्य हुआ करते थे। अब इस टिहरी राज्य प्रजामंडल के उद्देश्य क्या थे? क्यों टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो इसके उद्देश्य थे राजा की छत्रछाई में एक उत्तरदायी शासन प्राप्त करना। उत्तरदायी शासन का मतलब आप समझते हैं? देखो जो राजा का क्या था यहाँ पे शासन था, टिहरी रियासत में राजा का शासन हुआ करता था। अब जब यहाँ पे राजा का शासन था तो जो राजा के अधिकारी हुआ करते थे वो जनता को प्रताड़ित करते थे। इससे पहले आप रवाई कांड के बारे में सुन चुके हैं। जो दीवान था चक्रधर जुयाल, उसने किस प्रकार से वहां पे निहत्थी जनता पर गोली चलाई। तो ऐसे यहाँ पे अनेक उदाहरण देखने को मिलते थे। राजा के अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाते थे। चाहे देखो कई बार क्या होता है राजा की मनमर्जी भी नहीं है तो फिर भी यहाँ के अधिकारी क्या करते, एकजुट होकर जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर देते थे। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल का उद्देश्य यही था कि देखो राजा तो ठीक है, इनका विरोध कदापि भी राजा के विरोध में। स्वयं श्रीदेव सुमन ने यह तक कहा है दोस्तों कि मेरा उद्देश्य या हमारा उद्देश्य क्या है? राजा का विरोध करना नहीं है बल्कि राजा की ही छत्रछाया में एक उत्तरदायी शासन प्राप्त करना जो कि जनता की उन्नति के बारे में सोचे, न कि जनता को प्रताड़ित करे। राजा तो ठीक है, राजा अपना शासन करे और राजा एक यहाँ पे क्या करे, जो प्रजामंडल के लोग हैं, ठीक है, एक प्रजामंडल की स्थापना करे, उसमें जनता से संबंधित लोग रहें और जनता की समस्या सुने, जनता की उन्नति करना उनका प्रमुख क्या रहेगा, ध्येय रहेगा। और दूसरा जो उद्देश्य था टिहरी राज्य प्रजामंडल का वो था कि जनता से जो मुफ्त अनाज लिया जाता है, मुफ्त श्रम कराया जाता है, इस कुप्रथा को भी समाप्त करना। लेकिन राजा के जो मंत्री थे और अधिकारी थे, राजा को इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि प्रजामंडल की स्थापना टिहरी रियासत में नहीं की जाए, क्योंकि इनको तो अपने क्या है, अपने स्वार्थ की यहाँ पे पड़ी थी। तो इस प्रकार से राजा इसको मान्यता नहीं देता है। अब श्रीदेव सुमन लगातार टिहरी राज्य प्रजामंडल के जो अन्य सदस्य थे उनके साथ मिलकर लगातार क्या कर रहे थे, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की मांग कर रहे थे। राजा से मांग कर रहे थे कि हम इस प्रजामंडल की स्थापना की जाए और इसको संवैधानिक मान्यता दी जाए। उसके बाद अब टिहरी रियासत के जो राजा थे, जो अधिकारी थे, ये श्रीदेव सुमन से क्या उन्हें घबराने लग जाते हैं और श्रीदेव सुमन को बंदी बनाने लग जाते हैं। तो सर्वप्रथम श्रीदेव सुमन को बंदी कब बनाया जाता है? 9 मार्च
1941 को। 9 मार्च 1941 को दोस्तों सरदेव सुमन को टिहरी के पास उनके ससुराल था पडियार गांव, वहां से हिरासत कर लिया जाता है और फिर कुछ दिनों तक कैद में रखकर 17 मई 1941 को कहाँ छोड़ा जाता है? मुनिकी रेती में छोड़ दिया जाता है। मुनिकी रेती जो कि ऋषिकेश में है, और यहाँ से उनको कहा जाता है कि इनको टिहरी रियासत में नहीं आना होगा। टिहरी रियासत आने पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है 2 माह तक। सरदेव सुमन पर 2 माह तक टिहरी रियासत आने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों होता है यहाँ पे 22 अगस्त 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय सरदेव सुमन को पुनः गिरफ्तार किया जाता है और 18 दिसंबर 1943 को फिर ये जेल से पुनः छूट जाते हैं और ये जेल से छूटकर अपने गांव की ओर चले जाते हैं। यानी 2 बार इनको अभी कैद कर दिया गया है और पुनः ये जेल से छूटकर 18 दिसंबर 1943 को ये अपने गांव की ओर चल दिए। उसके बाद दोस्तों पुनः यहाँ पे 27 दिसंबर 1943 को सरदेव सुमन को चंबा खाल में गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ पे इनको जेल में डाला जाता है। इन पर अनेक अत्याचार शुरू कर दिए जाते हैं। उसके बाद 29 फरवरी 1944 को सरदेव सुमन ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, आमरण अनशन 29 फरवरी 1944 को शुरू किया जाता है, लेकिन भूख हड़ताल इन्होंने शुरू की थी दोस्तों 3 मई 1944 को। ठीक है, 3 मई 1944 को यहाँ पे भूख हड़ताल आपको करना है। ठीक है, भूख हड़ताल यानी बिल्कुल खान पान का बिल्कुल त्याग इन्होंने कर दिया है। तो 3 मई 1944 को सरदेव सुमन भूख हड़ताल करना शुरू कर देते हैं और दोस्तों 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सरदेव सुमन शहीद हो जाते हैं। तो 84 दिनों तक दोस्तों इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे भूख हड़ताल किया था और 84 दिनों बाद इनकी क्या हो जाती है? यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से सरदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब सरदेव सुमन शहीद होते हैं तो एकदम से यहाँ पे टिहरी रियासत में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। जनता यहाँ पे राजा का विरोध करना शुरू कर देती है और ये विरोध इतना भयंकर होता है कि आखिरकार राजा को जनता की बात सुननी पड़ती है और 21 अगस्त 1946 को दोस्तों टिहरी के जो राजा थे यानी टिहरी रियासत ने प्रजामंडल की स्थापना को वैधानिक मान्यता दी। तो प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता कब दी गई? 21 अगस्त 1946 को। उसके बाद तत्कालीन जो राजा थे नरेंद्र शाह, ये 5 अक्टूबर 1946 को मानवेंद्र शाह का क्या करते हैं? राज्याभिषेक कर देते हैं और मानवेंद्र शाह के शासनकाल में फिर 28 अप्रैल 1947 को क्या हो जाता है कि टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम लागू किया जाता है। तो टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 28 अप्रैल 1947 को। किसके शासनकाल में? मानवेंद्र शाह के शासनकाल में, जिसका उद्देश्य क्या था कि प्रजामंडल के कार्यों पर रोक लगाना। यानी मानवेंद्र शाह ने फिर वही गलती दोहरा दी और अब फिर इन्होंने क्या कर दिया? प्रजामंडल के कार्यों पर रोक लगा दी। साथ ही साथ संपूर्ण टिहरी रियासत में सभा करना, जुलूस निकालना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है तो बहुत सारे जो रियासत के राजा हुआ करते थे उन्होंने भारत में विलय करना शुरू किया। अब जैसे आप सभी जानते होंगे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो यहाँ पे रियासतों के राजा हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थी, इनके पास 3 ऑप्शन थे। नंबर 1 या तो भारत में विलय करे, नंबर 2 या तो पाकिस्तान के साथ विलय करे और नंबर 3 वो खुद स्वतंत्र रहना चाहें। अब जो टिहरी रियासत के राजा थे मानवेंद्र शाह, इनके पास भी 3 कंडीशनें थी, या ये भारत के साथ विलय करना चाहें या ये पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान तो बहुत दूर हो गया, तो कुल मिला के इनके पास 2 ही ऑप्शन थे। वैसे इनके पास भी 3 ही ऑप्शन थे, लेकिन कुल मिला के अब ये पाकिस्तान के साथ विलय तो नहीं कर सकते थे। तो 2 ऑप्शन थे इनके पास, या तो भारत के साथ विलय कर लें या खुद वो स्वतंत्र रहें। और टिहरी रियासत के राजा जो तत्कालीन राजा थे मानवेंद्र शाह, इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम स्वयं क्या रहेंगे? एक स्वतंत्र राज्य रहेंगे। ठीक है, हमारा एक स्वतंत्र राज्य रहेगा टिहरी रियासत। अब यहाँ पे जनता, अब देखो ऊपर से इन्होंने क्या कर दिया है अप्रैल में, ठीक है 28 अप्रैल 1947 को ऊपर से इन्होंने शांति रक्षा अधिनियम भी लागू कर दिया है। प्रजामंडल के कार्यों पर इन्होंने रोक लगा दी है, सभा जुलूस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है।
अब यहाँ पे और बवाल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जनता और विरोध करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है तो 15 दिसंबर 1947, ठीक है, ये डेट आपको नोट करनी है। 15 दिसंबर 1947 को सकलाना के जो मुआफीदार थे इन्होंने टिहरी राज्य से संबंध तोड़ दिए कि हमें टिहरी राज्य के अंतर्गत नहीं रहना है, हमें रहना है भारत के साथ विलय हमें करना है, हमें भारत के संविधान को मानना है। तो सारे अधिकार जो मुआफीदार थे सकलाना की, इन्होंने सारे अधिकार दे दिए हैं, प्रजामंडल को सौंप दिए हैं। और इस प्रकार से सकलाना क्या हो जाता है, पहले ही स्वतंत्र हो जाता है टिहरी रियासत से अलग होकर। अब उसके बाद लगातार यहाँ की जनता भी मांग करती है राजा से कि हमें भी क्या करना चाहिए, विलय करना चाहिए, आपको भी विलय करना चाहिए। लेकिन राजा यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। राजा को तो अभी अपनी क्या चाहिए, अभी गद्दी चाहिए, अपनी गद्दी पर बैठना है। तो यहाँ पे होता क्या है, इसके बाद होता है कीर्तिनगर आंदोलन। ठीक है, कीर्तिनगर आंदोलन 1948, 10 जनवरी 1948। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनता ये है क्वेश्चन कि कीर्तिनगर आंदोलन में कौन कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे। अब ऑप्शन में आ सकता है नागेंद्र सकलानी, भोलाराम, और 2 अन्य ऑप्शन भी दे दिए हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन दे दिया है कि ए और बी 2 सही होगा। तो कुल मिला के 2 व्यक्तियों के नाम आपको विशेष तौर पर नोट करने दोस्तों, नागेंद्र सकलानी और भोलाराम, जो कि शहीद हो जाते हैं कीर्तिनगर आंदोलन में। देखो इस आंदोलन में होता क्या है, 10 जनवरी 1948 को कीर्तिनगर की जनता ने नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में वहाँ का जो कीर्तिनगर अदालत थी उस पर अधिकार कर लेते हैं। और उसके एक दिन बाद यानी 11 जनवरी 1948 को जनता और पुलिस के मध्य होता है संघर्ष, और पुलिस इन पर गोली चला देती है जनता पर, क्योंकि जनता उस समय आक्रोशित हुई रहती है। तो पुलिस जब इन पर गोली चलाती है तो 11 जनवरी 1948 को इस कीर्तिनगर आंदोलन में 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, नागेंद्र सकलानी और भोलाराम। अब कीर्तिनगर इन दोनों के शव को लेकर सीधे पहुंच जाती है टिहरी, जहां पे टिहरी रियासत की राजधानी थी, पुरानी टिहरी। और काफ़ी भीड़, काफ़ी जुलूस निकाला जाता है, काफ़ी लंबा जुलूस, काफ़ी बड़ा जुलूस, मतलब पूरे रियासत के लोग जुड़ जाते हैं इस जुलूस के साथ। अब राजा देखता है राजा पे बिल्कुल यहाँ पे दबाव बन गया है। तो राजा यहाँ पे क्या करता है, 15 फरवरी 1948 को टिहरी में एक अंतरिम सरकार की स्थापना करता है। और उसके बाद दोस्तों टिहरी रियासत का विलय किया जाता है 1 अगस्त 1949 को भारत में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में। तो टिहरी रियासत का विलय कब होता है भारत में, 1 अगस्त 1947 को। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे टिहरी में किस प्रकार से आंदोलन देखने को मिले, काफ़ी डिटेल से मैंने आपको टिहरी रियासत के आंदोलन के बारे में अवगत कराया है। अब हम यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बचता है कि 1942 में जब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय उत्तराखंड में क्या स्थिति, कौन कौन से यहाँ पे आंदोलन और कौन कौन से यहाँ पे कांड देखने को मिले थे, कौन कौन से गोली कांड हुए थे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी 1942 में कौन कौन से यहाँ पे गोली कांड देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 1942 में। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था और संपूर्ण देश में भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हो जाता है। संपूर्ण देश इसमें कूद पड़ता है और उत्तराखंड भी इसमें पीछे नहीं रहता है। तो उत्तराखंड में भी जगह जगह दोस्तों प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हो जाती है। और इसी में देखने को मिलता है देघाट गोलीकांड। देघाट गोलीकांड 19 अगस्त 1942 को यहाँ पे होता है। किस प्रकार से होता है, देखो ये कहाँ होता है। सबसे पहली बात तो ये होता कहाँ है, तो अल्मोड़ा में विनोला या विनोद नदी के समीप देघाट में देखने को मिलता है देघाट गोलीकांड। इस गोलीकांड में होता क्या है, पहले देखो यहाँ पे सत्याग्रही जो आंदोलनकारी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और इनमें एक सत्याग्रही थे खुशहाल सिंह मनराल। ठीक है, खुशहाल सिंह मनराल। अब जब यहाँ पे पुलिस आती है तो पुलिस आंदोलनकारियों को घेरती है और खुशहाल सिंह मनराल को हिरासत में ले लेती है। अब सत्याग्रहियों को जब ये पता चलता है कि पुलिस ने खुशहाल सिंह मनराल को हिरासत में ले लिया है तो जनता यहाँ पे आक्रोशित हो जाती है और पुलिस को इस अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलानी पड़ती है। और इस देघाट में दोस्तों गोलीकांड होता है 19 अगस्त 1942 को, जिनमें कौन कौन व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेती, बद्रदत्त कांडपाल,
तो ये 3 प्रमुख व्यक्ति दोस्तों इस देघाट गोलीकांड में शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि देघाट गोलीकांड में निम्न में से कौन कौन व्यक्ति शहीद हुए थे। हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेती और बद्रीदत्त कांडपाल। उसके बाद एक अन्य गोलीकांड देखने को मिलता है धामदो सालम गोलीकांड। ये भी हुआ था 25 अगस्त 1942 को। इसमें क्या होता है, जनता के बीच और पुलिस के बीच झड़प होती है और पुलिस यहाँ पे गोलियां चलाती है। तो इस संघर्ष में 2 प्रमुख सत्याग्रही, 2 प्रमुख नेता टीका सिंह और नरसिंह धानक ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो धामदो सालम गोलीकांड में 2 व्यक्ति शहीद हुए, टीका सिंह और नरसिंह। उसके बाद दोस्तों एक अन्य कांड देखने को मिलता है 1942 में ही, सल्ट गोलीकांड। 1942 को 5 सितंबर 1942 को ये होता है खुमाड़ गांव में। ठीक है, सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ गांव में 5 सितंबर 1942 को यहाँ पे सल्ट क्षेत्र के खुमाड़ गांव में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। जब ये जनसभा यहाँ पे आयोजित की जाती है तो कुछ देर बाद आंदोलनकारी जुलूस निकालते हैं और वहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी पहुँच जाते हैं और फिर ये भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देते हैं। और इस गोलीकांड में भी 2 व्यक्ति गंगाराम और खीमादेव, ये 2 सगे भाई दोस्तों इसमें मारे जाते हैं। और अभी भी 5 सितंबर को इन दोनों भाइयों की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है सल्ट क्षेत्र में। ठीक है, खुमाड़ गांव में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों भाइयों को खीमादेव और गंगाराम, जो ये 2 सगे भाई शहीद हुए थे सल्ट गोलीकांड में, इनकी स्मृति में ये शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 1942 में दोस्तों ये 3 प्रमुख गोलीकांड देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में, देघाट गोलीकांड, धामदो सालम गोलीकांड और सल्ट गोलीकांड। तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल्स में आज बता दिया है कि किस प्रकार से टिहरी रियासत में आंदोलन होता है, टिहरी रियासत के जो भी प्रमुख आंदोलन थे, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड में कौन कौन से गोलीकांड देखने को मिले थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।